हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल एक इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करने आया हूं। आज का केस है, एक 11 साल की बच्ची का रेप किया जाता है और रेप के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसकी लाश खेत में पाई जाती है। जो अभियुक्त गण होते हैं उनको न्यायालय द्वारा लेकिन बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो क्या एविडेंस अभियुक्तों ने न्यायालय के सामने रखे कि उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, ये आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। किन आधारों पर अभियुक्तों को छोड़ा गया, वो सब मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आने वाली है। इसी वीडियो में मैं आपको हेयर से एविडेंस भी समझाऊंगा और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी समझाऊंगा दोस्तों। आप अगर प्रैक्टिस करते हैं या तैयारी कर रहे हैं, ये दो प्रकार के एविडेंस होते हैं, ये बहुत काम आते हैं किसी भी केस में। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करता हूं। देखिए वीडियो। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए दोस्तों शुरू करता हूं। देखिए, इस बात में एक महिला द्वारा थाने में जाके एफआईआर कराई जाती है कि उसकी 11 साल की बच्ची खेत में चारा लेने गई थी, लेकिन शाम होने पर भी वो वापस नहीं आई। अगले दिन उसकी लाश किसी और के खेत में पाई जाती है। ये एफआईआर लिखवाती है। वो अभियुक्त गणों के बारे में लिखवाती है कि उनका झगड़ा किसी पड़ोसी की संपत्ति पर चल रहा था बहुत लंबे समय से। उन्हीं के नाम वो अभियुक्त गणों में लिखवा देती है कि उनको इन्हीं व्यक्तियों पर शक है, इन्होंने ही मेरी बच्ची को मारा होगा। ठीक, एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पाता है कि उस बच्ची का रेप भी किया गया है। तो 302 हत्या के मर्डर के साथ साथ 376 धारा भी वो लगवा देते हैं। तो चार्जशीट जब मजिस्ट्रेट के पास लगाई जाती है, चार्जशीट में 302 हत्या, 376 रेप का मुकदमा फाइल किया जाता है। ठीक दोस्तों, अब रेप का मुकदमा फाइल किया जाता है। अभियुक्त गण जिन पर महिला को शक था कि उनका झगड़ा किसी संपत्ति को लेकर चल रहा था और इन्होंने ही मेरी बच्ची को मारा होगा, उन पर अभियुक्त गणों को पकड़ लिया जाता है। ट्रायल कोर्ट के सामने ट्रायल चलता है। इस केस में 2 गवाह होते हैं प्रोसिक्यूशन के। ठीक, प्रोसिक्यूशन कौन होता है? जो पीड़ित पक्ष होता है उसके पास 2 गवाह होते हैं। एक वो मां जो उसने थाने में जाके एफआईआर कराई थी, दूसरा उस बच्ची का पिता। अब देखिए, महिला की गवाही होती है। गवाही के दौरान वो बयान दर्ज कराती है कि जिस समय बच्ची का मर्डर हुआ उस समय वो और उसका पति और उसका बड़ा बेटा दिल्ली में काम के सिलसिले में गए हुए थे, दिल्ली में मौजूद थे। लेकिन जब हमें पता लगा हमारी बच्ची का मर्डर हो गया और हमें जिन व्यक्तियों पर शक था इन्होंने ही हमारी बच्ची को मारा है, इन्हीं से हमारा झगड़ा संपत्ति को लेकर, खेत को लेकर चला आ रहा था दोस्तों। ठीक, ट्रायल कोर्ट में उसके बयान दर्ज हो जाते हैं। इसी तरह से दूसरे गवाह पिता को भी बुलाया जाता है। पिता भी ये कहता है कि मैं, मेरी पत्नी और मेरा बड़ा बेटा दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन हमने घटना होते हुए नहीं देखी, लेकिन हमें पूरा शक इन्हीं व्यक्तियों पर है। इन्हीं व्यक्तियों ने जिनका संपत्ति को लेकर, खेती को लेकर हमारा झगड़ा चला आ रहा था, इन्होंने हमारी बच्ची को मारा होगा। ठीक दोस्तों, सेशन कोर्ट इन्हीं दोनों की गवाही के आधार पर अभियुक्त गणों को आजीवन कारावास का दंड सुना देता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभियुक्त गणों द्वारा अपील फाइल की जाती है। केस का नाम देखा, ननकुह सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 2024, इलाहाबाद हाई कोर्ट। अभी का केस है। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस केस में सारे फैक्ट्स को देखता है। 2 गवाह जो मुख्य गवाह थे प्रोसिक्यूशन के, उन दोनों गवाहों की गवाही को भी देखता है और न्यायालय पाता है कि कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है इस केस में, ना कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है, इसे ध्यान समझिएगा। डायरेक्ट एविडेंस होता है जब किसी व्यक्ति ने घटना होते हुए अपनी आंखों से देखी हो, इसे कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस। जो महिला द्वारा लिखवाया गया कि घटना के समय वो दिल्ली में मौजूद थी, उसका पति भी दिल्ली में मौजूद था और बड़ा पुत्र भी दिल्ली में मौजूद था, लेकिन सिर्फ सुनी सुनाई बात के आधार पर उन्होंने अभियुक्त गणों का नाम लिखवाया है। इस सुनी सुनाई बात को कहते हैं हियर से एविडेंस। जो किसी और से बात सुनी और उसके आधार पर उन्होंने न्यायालय में आके गवाही दी, इसे हियर से एविडेंस कहते हैं। इन एविडेंस की कोई रेलिवेंसी न्यायालय में नहीं होती दोस्तों। यही गवाही उसके पति ने भी दी थी कि वो सब दिल्ली में मौजूद थे और उन्होंने जब गांव में आके देखा कि उसकी बच्ची का रेप हो गया है और रेप के बाद उसका मर्डर कर दिया गया है, इन्हीं व्यक्तियों ने किया होगा। ठीक, इसी सुनी सुनाई गवाही के आधार पर सेशन कोर्ट ने अभियुक्त गणों को दोषी घोषित कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के डिसीजन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि कैसे सिर्फ हियर से एविडेंस के आधार पर आपने डिसीजन दे दिया। न डायरेक्ट एविडेंस है, ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस किसे कहते हैं, परिस्थिति जन्य साक्ष्य किसे कहते हैं? परिस्थितियों से जब स्पष्ट प्रमाण मिल रहे हो कि इन्हीं व्यक्तियों ने मारा होगा, कोई परिस्थिति मौजूद नहीं थी। ठीक दोस्तों, आपने एक लाइन सुनी होगी, साक्षी झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती। लेकिन इस मैटर में कोई ऐसी परिस्थिति अभियुक्त गणों के विरुद्ध नहीं थी कि उन्हें दोषी घोषित किया जा सके। ठीक, माँ बाप की गवाही के आधार पर, जो कि हेयर से एविडेंस थी, सुनी सुनाई एविडेंस थी, उसके आधार पर सेशन कोर्ट ने अभियुक्त गणों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सेशन कोर्ट का डिसीजन दुर्भाग्यपूर्ण है, उसने फैक्ट्स की सही तरीके से जांच नहीं करी, उन्हें सही मूल्यांकन नहीं किया फैक्ट्स का, न एविडेंस का सही मूल्यांकन किया। सिर्फ हियर से एविडेंस के आधार पर अभियुक्त गणों को दोषी घोषित कर दिया गया, जिसके बिना पर अभियुक्त गण 11 साल तक जेल में रहे। दोस्तों, इस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट से कहा कि इस तरीके से डिसीजन नहीं दिया जाना चाहिए कि सिर्फ हियर से एविडेंस के आधार पर आप किसी को आजीवन कारावास का दंड दे दें। डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होने चाहिए, तभी आप दोषी सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, ठीक इस तरह से बाइज्जत बरी किया गया इन सब अभियुक्त गणों को जो जेल के अंदर मौजूद थे। 12 साल से जेल में मौजूद थे दोस्तों ये। ठीक, चलिए, आशा करता हूं मेरा ये वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों, आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।